सो गाइस, स्वागत है आपका वीडियो में। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूनियन एंड टेरिटरीज। इससे पहले मैं पहले ही 4 चैप्टर्स की वीडियो डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। उन्हें जाके आप देख सकते हैं। तो मैं जो ये सीरीज़ शुरू करी है, अभी मैंने पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करी है। इसके बाद मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करूँगा। मैं सारी स्टैंडर्ड बुक कवर कराऊँगा, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सब कुछ अपडेटेड कराऊँगा आपको, ठीक है। सो आपका मैं यहाँ पे पूरा कोर्स ही एक बार कंप्लीट कराऊंगा। जो ये हमारा पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, ये लगभग 90 डेज़ में मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स। और उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, देखो, जो यूनियन एंड टेरिटरीज है, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन आया दिमाग में, ये आया कि भाई हमसे सबसे पहले तो ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हमें कुछ करना था। क्या करना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हमने क्या करा, हमने सोचा जैसे ही हमारी पहले क्या थी, जो हमारा इंडिया था वो 2 उसमें डिवाइडेड था। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में था, जितने भी एरिया था, ये जो भी हमारा इंडिया था ये, ठीक है। तो ये किस में डिवाइड था? 2 उसमें डिवाइडेड था, ठीक है। कुछ इसमें स्टेट ऐसी थी जो ब्रिटिश के अंडर में आ रही थी, और कुछ ऐसी थी प्रिंसिपल स्टेट थी, ठीक है। हमने उसमें भी पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 2 तरह की स्टेट थी हमारे यहाँ पहले। एक तो ब्रिटिश के अंडर में जो आ रही थी, और प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है। अब हमने देखा भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टेट थी, लगभग 500 समथिंग तो प्रिंसिपल स्टेट थी, और कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ठीक है, जो ब्रिटिश के अंडर आ रही थी। तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रीऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया के लैंड को, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। इनकी बाउंड्रीज को घटाएंगे, बढ़ाएंगे, किसी का एरिया छोटा करेंगे, किसी का बड़ा करेंगे, मतलब अपने हिसाब से रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने रीऑर्गेनाइज करा, कैसे कैसे क्या हुआ, इवोल्यूशन क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 1 to 4। अब जो यूनियन एंड टेरिटरीज की बात होती है, तो वो होती है हमारी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे करके। तो जो आर्टिकल 1 है, देखो वो क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है हमारा, डिस्क्राइब इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत। क्या है ये? इंडिया दैट इज़ भारत। तो देखो ये, अब इंडिया आप सोच लोगे इसमें 2 नाम आ रहे हैं, एक तो इंडिया आ रहा है, एक भारत आ रहा है। तो ये क्यों बोला? तो जो बेसिकली आर्टिकल 1 है, हमें नाम बताता है हमारे देश का, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिया को छोड़ के भाग गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमने देखा, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, ठीक है, बना ली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब हम नाम रख रहे थे, ठीक है, अपने देश का, तो क्या हुआ, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कुछ बोलते हैं कि भाई साहब हम अपने देश का नाम रखेंगे इंडिया, ठीक है, जो अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स बोल रहे थे कि भाई साहब हम अपने देश का नाम रखेंगे भारत, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे थे? देखो, अब जो इंडिया बोल रहे थे कि भाई इंडिया रखो, तो क्यों रखो, वो बोल रहे थे कि अब क्या है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, ठीक है। मॉडर्न टाइम में भारत को अब हम इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मॉडर्न चल रहा है तो हम मॉडर्न नाम रखेंगे। और लेकिन कुछ बोल रहे थे कि हमारे देश का नाम भारत था, तो हम भारत ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस बात पे बड़ी बहस हुई। तो फिर लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि हम क्या करेंगे, अपने भारत का नाम रखेंगे, हमारे इंडिया का नाम क्या रखेंगे, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। दोनों ही नाम आ गए, तो हमने ये नाम रखा, इंडिया दैट इज़ भारत। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब सभी राज्यों का एक समूह, ठीक है, सभी राज्यों का एक समूह, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब कि फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, जो हमारी पावर्स होती है ना, जो हमारी पावर्स होती है, भारत की जो पावर होगी, गवर्नमेंट की जो पावर होगी, वो 2 फॉर्म में डिवाइड होती हैं, एक सेंटर में, एक स्टेट में, ठीक है, जहाँ पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है। तो देखो, हमने बोला भले से ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट का एक समूह, ठीक है, हमने लिखा यही है यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन हमारे में जो फीचर है वो फेडरेशन का फीचर है। अच्छा भाई, जब हमारा फेडरेशन का फीचर है, तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा, वो भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। देखो अभी देखते हैं आर्टिकल 1 हमें क्या क्या बताता है। आर्टिकल 1 हमें बताता है नेम ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश का नाम क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, किस टाइप की पॉलिटिकल है, यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो हमारा बेसिकली है तो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम जो फीचर फॉलो करते हैं वो करते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट का। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ। देखो, टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री, कि जो हमारा टोटल एरिया है, ठीक है, भारत का एक आउटर बाउंड्री है ना, कि इतने से यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाई हमारा देश है,
उसके बाद आप जो है ना अपना काम जाने, हमारा देश यहाँ से यहाँ तक का है, तो बाउंड्री टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमें आर्टिकल 1 3 चीज़ के बारे में बताता है। क्या? पहला तो नाम, ठीक है, किस टाइप की पॉलिटिक्स है, और तीसरा कि कितना एरिया है, ये चीज़। अच्छा, अब देखो फेज ऑफ द यूनियन। अब देखो फ्रेज वही चीज़ कि है जो हम यूनियन ऑफ स्टेट लिखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है यूनियन स्टेट है, लेकिन हम जो काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम दो गवर्नमेंट वाला। देखो यूनियन का मतलब ये भी होता है कि बस एक ही गवर्नमेंट रहेगी, तानाशाही रहेगी एक ही की। तो हम लिखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, मगर हम फीचर्स किसका इस्तेमाल करते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे दो कारण हैं, टू रीज़न है। देखो क्या क्या। पहला तो ये है, द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, ठीक है। देखो जो हमारा इंडियन फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन की तरह नहीं है। क्यों? देखो जो अमेरिका फेडरेशन है उसमें क्या होता है कि सारी स्टेट्स ने मिलकर एक 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 वो बनाई है, ठीक है, मतलब सारे स्टेट्स ने मिलकर एक फेडरेशन को बनाया, एक सेंटर को बनाया, सारे स्टेट ने मिलकर, मतलब स्टेट के पास पावर है वहाँ, और उन्होंने सेंटर को बनाया है, ठीक है। अब जो स्टेट चाहे तो वहाँ से निकल भी सकते हैं, तो ये चीज़ था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडियन फेडरेशन में क्या है, इंडियन फेडरेशन में ये है कि अगर कि जो हमारी जितने भी स्टेट हैं वो भारत के अंदर है, ठीक है। अगर बाद में कभी उठ के कोई सी भी स्टेट ये बोलने लगे भाई साहब अब अपना अपना देश रखो, जो हमारी स्टेट है हम तो अलग ही देश बनाएंगे, हम तो निकल रहे हैं इसमें से, हम तो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये है कि द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन, कि किसी भी स्टेट के पास, इंडिया में किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो कल के उठ के ये बोल दे कि भाई साहब हम तो जा रहे हैं, आप अपना देश रखो, कि हम आपके साथ नहीं है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बोल सकती। ये है सब एक साथ रहेंगे, ठीक है, सब। अगर कोई भी ऐसे स्टेट ऐसे जाने की कोशिश करेगी तो उसकी सरकार रद्द हो जाएगी, वहाँ पे इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि, लेकिन अगर अमेरिका में ऐसा करना चाहें तो अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन वो कर सकते हैं, उनके पास पावर है, क्योंकि स्टेट ने ही सेंटर को बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को बनाया, सेंटर को सबसे ज़्यादा पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये चीज़ है। अब देखो 10 फेडरेशन, और इसलिए फेडरेशन हमारे यहाँ क्या है, फेडरेशन को हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है, फेडरेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनियन। कि भाई हाँ हमारे फेडरेशन का फीचर तो है, लेकिन हम उसे लिखते यूनियन है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई सी भी हमारी स्टेट कल को उठ के ये ना बोल दे कि भाई हम सब जा रहे हैं, आप आपके पास जैसा अभी हमारे 20 स्टेट हैं, 28 स्टेट है, कल मान ली बात गुजरात ने उठ के ये बोल दिया कि भाई साहब आप अपना संभाल लो, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और में, या तो मैं अपना अलग ही रहूँगा, किसी और के साथ चला जाऊँगा, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया की टेरिटरी है तो क्या है, देखो इंडिया की जो टेरिटरी है वो 3 टाइप्स में है। देखो क्या क्या। पहली है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उसमें जो स्टेट थी वो दो टाइप में डिवाइड हो रखी थी। कैसे? एक थी प्रिंसली स्टेट, अभी ऊपर बताया मैंने, एक थी ब्रिटिश प्रोविजंस, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो ये हमारी होगी स्टेट्स, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स भी इसे बोल सकते हो, टेरिटरी ऑफ स्टेट को यूनियन स्टेट भी बोल सकते हो। इसमें खाली स्टेट आती हैं। अब आती है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में स्टेट प्लस यूटी दोनों आती हैं, और टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स में खाली स्टेट्स आती हैं, और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट प्लस यूटीज दोनों आती हैं, ठीक है। और जो टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, और ऐसी टेरिटरी जो हम कभी फ्यूचर में एक्वायर कर लें मतलब कि कब्जा कर लें। और कैसे करेंगे, ठीक है, कब्जा इन द सेंस कि कोई हमें गिफ्ट दे दे, या फिर हम किसी से रेंट पे ले लें, या फिर कोई अपनी मर्जी से हमें दे दे, ठीक है। या फिर भाई हम क्या करें, उनके वहाँ के लोगों से पूछ लें कि भाई साहब अगर वो सहमत है तो आ सकते हैं हमारे देश में, इस तरह से। तो वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो हमारे यहाँ टेरिटरी कितने टाइप की है, 3 टाइप की। एक है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स जिसमें खाली स्टेट्स होंगी टोटल, ठीक है। और एक होती है यूनियन ऑफ स्टेट्स जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों होंगी। और एक थी टेरिटरीज दैट इज एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, मतलब कि जो ऐसी टेरिटरीज है जो फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भूटान हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, और क्या हो गया आपका, सिक्किम हो गया। तो ये हमने बाद में एक्वायर करी है, तो ये हमारी एक्वायर्ड स्टेट है, टेरिटरीज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Being a sovereign state, India can acquire foreign territories. India can acquire foreign territories according to the modes reorganized by the international law, that is cession, ठीक है। मतलब देखो किन किन तरह से एक्वायर कर सकता है इंडिया किसी फॉरेन स्टेट को, ठीक है। जो इंडिया स्टेट है, जो अब देखो इंडिया क्या है, सॉवरेन स्टेट है, आज़ाद के बाद हम सॉवरेन आज़ाद देश है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी देश की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। कैसे? तो वो देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं एक्वायर। देखो
अब जो कुछ लॉज होते हैं उसके ना कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे आप एक्वायर कर सकते हो, तो उसमें से कुछ रूल्स मैं बताता हूँ। देखो, एक है सेशन। जैसे कि कोई मान ली बात, कोई देश है, किसी के अंदर कोई टेरिटरी आ रही थी, वो बहुत दूर थी, तो उसने छोड़ दी। अब उसने छोड़ दी तो हम उसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर ट्रीटी है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक हमारे पास रहेगी, इस टाइम से इस टाइम तक तुम इस्तेमाल करो। ये ट्रीटी ट्रीटी हो सकती है दो देश के बीच में कि इसे तुम भी इस्तेमाल करो, हम भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? या तो हम दूसरे देश से कुछ ज़मीन खरीद सकते हैं कि भाई हमने चाइना से खरीदी, मतलब चाइना बेचना चाह रहा था, हमने चाइना से खरीद ली, अब ये हमारी है, ठीक है। ऐसा एक्वायर कर सकते हैं। या फिर कोई प्रेम से हमें गिफ्ट दे दे, ठीक है, कि भाई तुम तो बहुत अच्छे देश हो हमारे, तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने हमारी बहुत बार मदद करी है, तो हम क्या करते हैं, हम तुम्हें छोटी सी ज़मीन का हिस्सा देना चाहते हैं, तो तुम इस रख लो। तो हम ऐसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लीज, मतलब रेंट पे दे सकते हैं कि भाई साहब आज से 70-80 सालों के लिए ये धरती हमारी है, इस पे जो मन करना है वो हम करेंगे, ठीक है। आप छोड़ दो, अब जो ये धरती है ये हमारी है, आज से 70 साल बाद आप इसे ले लेना, ठीक है। जितना भी टाइम पीरियड वो तय करेंगे उस टाइम के लिए। अच्छा, ये क्या है? प्लेबिसाइड मतलब पहले बताया हुआ है मैंने। देखो, प्लेबिसाइड मतलब होता है कि सपोज़ करो, अब जैसे कोई देश है, सपोज़ करो कोई देश है, अब वहाँ का देश क्या है, वहाँ का जो देश है, जो वहाँ का मोनार्च है, या फिर जो कोई भी है वहाँ का जो रूलर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कुछ भी। तो तो वहाँ के लोग हमसे बोल सकते हैं, हम उनका लोगों का ओपिनियन जानेंगे, ठीक है। अगर वो ओपिनियन में ये बोलते हैं, ठीक है, कि भाई साहब हमें आपके देश के साथ आना है, हमें इंडिया के देश के साथ मिलना है, ठीक है। जैसे अब सपोज़ करो पाकिस्तान है, हम अगर पाकिस्तान से ये पूछेंगे क्या, कि भाई पाकिस्तान के लोगों से हम जाके ये पूछने लगे कि आप हमारे देश में आना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया हाँ, मतलब कि 50% से ज़्यादा, या फिर लगभग 80% से किसी ने बोल दिया, ठीक है। सब लोगों ने बोल दिया कि हाँ भाई हम तो मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे एक्वायर कर लेंगे, उसे अपने अंदर मिला लेंगे। तो ये होता है फिलिस्टाइज, मतलब हम ओपिनियन जानेंगे लोगों का ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, अब देखो ऑक्यूपेशन, काम के तौर पे, जैसे ये क्या है, हिट हर टू अनऑक्यूपाइड बाय रीऑर्गेनाइज रूल, मतलब कि ऐसी ज़मीन जो किसी के अंडर भी नहीं है, बस चल रहा है काम, किसी को पता नहीं है किसी के अंडर है, तो हम ऐसी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, लड़ाई करके कॉन्क्वेस्ट करके जीत सकते हैं, ठीक है। सब्जुकेशन मतलब राज करना, लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुकेशन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की जो खुद इंडिपेंडेंस पाई है वो वॉयलेंस को ना करके पाई है, ठीक है, ठीक है। जो हमारे वो थे, कौन थे, राष्ट्रपति, ठीक है, महात्मा गांधी जी, कैसे क्या 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 था उनका सिद्धांत, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा ना करना। अब देखें आगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो हमारी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, क्यों है? अच्छा, टेरिटरी समझ रहोगे, टेरिटरी इंडिया ही क्या है। तो देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने पीछे बताया ना, 3 टाइप की होती है, तो टेरिटरी इंडिया वही है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारी स्टेट्स प्लस यूटी दोनों आती हैं, स्टेट प्लस यूटी। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है, तो इसमें नीचे बता भी देता हूँ, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ वाइडर एक्सप्रेशन देन, मतलब बड़ी है, देन द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज द लेटर, क्योंकि लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट, क्योंकि जो यूनियन ऑफ इंडिया है ये खाली स्टेट्स को इंक्लूड करता है, जबकि जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों को इंक्लूड करती है। देखो, वाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, वो खाली स्टेट को ही नहीं, वो यूनियन टेरिटरीज को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है, ठीक है। दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर एक्वायर्ड हो, और वो भी, और ऐसे ही टेरिटरीज को भी एक्वायर करती है जो कभी गवर्नमेंट फ्यूचर में अपने अंदर एक्वायर करेगी। तो ये देखो, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो ये करती है स्टेट प्लस यूटी प्लस फ्यूचर यूटीज़, ठीक है, जो फ्यूचर में एक्वायर करेंगी, तो तीनों आ गई। और यूनियन ऑफ इंडिया में खाली स्टेट्स आएंगी, खाली स्टेट्स। तो ये चीज़ है, देखो यहाँ पे ये भी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, स्टेट भी आ जाएंगी और यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी, और फ्यूचर यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी जो कभी एक्वायर होंगी, ठीक है। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें खाली स्टेट्स ही आएंगी, तो ये चीज़ है। अब देखो, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स। अब जो फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल में फर्स्ट शेड्यूल मिलता है, वो क्या बोलता है, फर्स्ट शेड्यूल बोलता है कि द नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मैंशनड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर सारी स्टेट्स के नेम, ठीक है, और क्या क्या यूनियन टेरिटरीज के नेम है, और
देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट की उनके अंदर कितना कितना एरिया है। जैसे अब गुजरात है तो गुजरात कहाँ से कहाँ तक की किस किस बाउंड्री से मिल रहा है, उसकी बाउंड्री कितनी कितनी है, ठीक है, और क्या उसका एरिया है, सब सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। और अगर हम आज की बात करें तो हमारे स्टेट में कितनी है, हमारे यहाँ टोटल स्टेट कितनी है, 28 स्टेट है टोटल और 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज के टाइम पे कितने हैं हमारे, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। अब आगे देखते हैं, चलो। अब देखो आर्टिकल 2 में क्या होता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 बोलता है ग्रांट्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट। अब तो आर्टिकल 2 जो है वो क्या करता है, बेसिकली पावर देता है, किसे पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है देखते हैं, ठीक है। ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। मतलब कि नई स्टेट बनाने की पावर। पहली पावर क्या है कि कोई सी भी नई स्टेट बना सकते हैं, मतलब न्यू, जैसे कि कोई सपोज कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। मान ली बात क्या था कि जैसे भूटान है, हमने भूटान मान लो सिक्किम, चलो सिक्किम का एग्जांपल लेते हैं। तो सिक्किम में राजा थे, वहाँ पे कौन लेते थे, चोगल्स रहते थे वहाँ, चोगल्स, ठीक है। तो वहाँ राजा था, ठीक है, वहाँ थे राजा, कहाँ पे, सिक्किम में। तो सिक्किम में राजा थे चोगल नाम के, ठीक है। चोगल मतलब कास्ट है उन राजा की, तो चोगल राजाओं का वहाँ पर मतलब चोगल ही लोग वहाँ रहते थे, वहीं का एक राजा था चोगल। तो उन्होंने क्या करा, तो भाई साहब धीरे धीरे हमने उनसे पूछा, मतलब वो खुद ही आए हमारे पास कि हम आपके देश के अंदर मिल सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला, हमने बोला ठीक है आप मिल सकते हो हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो हमने ऐसे अपने देश को, मतलब सिक्किम को अपने देश के अंदर मिला लिया। जब मिला लिया तो हमने क्या करा, तो हमने उसे अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। एक नई स्टेट आ गई, हालांकि जो नाम था वो नाम पुराना ही था, ठीक है। हमने सिक्किम है, अब इंडिया में आके भी क्या सिक्किम ही राम ने नाम थोड़ी चेंज करा उसका, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, एक नई स्टेट भी बन गई, लेकिन वो कैसे थी, वो पहले ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। कोई ऐसा है नहीं कि हमने नई स्टेट ही फाउंड कर दी, ऐसा कुछ नहीं। वो पुरानी स्टेट थी, उसे हमने अपने अंदर एक्वायर कर लिया, इसलिए वो न्यू स्टेट हो गई। अब देखो द पावर टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, अब बिल्कुल नई स्टेट बना देना, ठीक है। अब मैं देखो कोई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अब मैं क्या गया, अब अब मैं गया भूटान के पास, ठीक है। भूटान से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। अब क्या करते हैं, भूटान के जो भी वो रूलर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वो सब मेरे को जानते हैं। अब जानते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं खाली, अभी तो हमारे अंदर ही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भाई साहब उन्होंने क्या करा, खुशी खुशी में मुझे एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड मुझे दे दिया, ठीक है। अब जब मुझे पीस ऑफ लैंड दे दिया तो मैं अपने इंडिया में आया, मैंने बोला देखो भाई हमें तो ऐसे ऐसे लाइन मिल गई, अब मैं आपको दे रहा हूँ ये। अब मैंने इंडिया गवर्नमेंट को दे दी। अच्छा, जब मैंने इंडिया गवर्नमेंट को दे दी, अब मैंने बोला कि भाई साहब इसका नाम ये रखूँगा, लेकिन मैंने उसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है, XYZ लैंड रख दिया मैंने उसका नाम, ठीक है। तो जो वो स्टेट जब इंडिया में शामिल होगी तो वो उसी नाम से वो होगी, ठीक है। किस नाम से, एक नए नाम से इस्टेब्लिश होगी, XYZ, जो मैंने उसे नाम दिया था। और ऐसे ही ये कभी ऐसी स्टेट कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, भले वो भूटान की लैंड है, ठीक है, लेकिन अब वो हिस्सा उसमें से कट गया। अब वो जो पीस ऑफ लैंड था वो भूटान में से कट के, ठीक है, भूटान में से कट के एक नया नाम दे दिया हमने उसे, XYZ लैंड, ठीक है। तो वो बनी हमारी स्टैब्लिश ऑफ नए लैंड। तो इसमें क्या होता है, देखो आर्टिकल 2 बेसिकली पावर देता है पार्लियामेंट को, क्योंकि वो क्या कर सकता है, नई स्टेट्स बना सकता है, या तो जो पुरानी स्टेट है उन्हें अपने अंदर एक्वायर कर सकता है, या फिर एक नई स्टेट ही बना सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, फर्स्ट रेफर टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से एग्जिस्टेंस में थी, पहला वाला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जो पहले कभी थी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो आर्टिकल 3 पे पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 3 बोलता है पार्लियामेंट पावर्स टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, ठीक है। अब आर्टिकल 3 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, किसके पास, खाली पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, स्टेट को दोबारा बना सकता है। मतलब कि क्या क्या कर सकता है, देखो इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द इंडस्ट्रिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब कि जो इंडिया है, जो इंडिया की कोई भी स्टेट्स है, अब कल को उठ के वो ये नहीं बोल सकती कि भाई साहब अब मैं आपके देश से बोर हो चुकी हूँ, या फिर हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, अब आप अपना काम जानो, आप जानो अपना काम, ठीक है, हम तो इंडिया से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी गुजरात का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, तो सपोज करो गुजरात क्या करती है, हम तो बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन, कभी ना टूटने वाली यूनियन, मतलब कोई भी स्टेट में बाहर तो नहीं निकल सकती, बट ऑफ डस्ट्रिबल स्टेट्स, मगर क्या कर सकती है, स्टेट को तोड़ मरोड़ सकती है, लेकिन वो देश से बाहर नहीं निकल सकती। मतलब कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट्स का एरिया को, नाम को, उसकी बाउंड्री को छोटा बड़ा कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन
किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट कल को ये नहीं उठ के बोल सकती कि 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 भाई साहब मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो क्या क्या कर सकता है आर्टिकल 3 में, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। एक तो नई स्टेट बना सकता है, मतलब कि थोड़ा एरिया किसी एक स्टेट से ले लिया, थोड़ा एरिया किसी एक स्टेट से ले लिया, और बोल दोनों एरिया के, मतलब ये दो दो स्टेट हैं, अब इससे कुछ एरिया ले लिया और इससे कुछ एरिया ले लिया, अब ये एक नई स्टेट बना दी, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है। अच्छा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, किसी किसी स्टेट का साइज इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है, और नाम भी चेंज कर सकता है, ठीक है, ठीक है, नाम भी चेंज कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। ये सब, ये चारों चीज़ें जो हैं आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट कर तो सकता है चेंज, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है। देखो क्या है, अ बिल contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि वैसा आप ये सब चेंज कर तो सकते हो, लेकिन पहले जो बिल होगा उसे, जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले बिल को किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। मतलब कि अगर सपोज करो पार्लियामेंट चाहता है कि किसी भी स्टेट को मैं साइज़ छोटा करूँ, बड़ा करूँ, नाम चेंज करूँ, कुछ भी करूँ, अगर वो ऐसा करना चाहता है सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट के पास जाना होगा। भाई साहब हम देखो अगले हफ्ते में ये बिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, तो आप हमें इसको परमिशन दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन मिलेगी प्रेसिडेंट की। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देता है, वैसे तो मान ही जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि वो किसके अंदर ही होते हैं, पार्लियामेंट की बात मानते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट ही बताती है कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है, तो वही चीज़ है, तो मान जाते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन मिलेगी। अब रिकमेंडेशन मिलने के बाद देखो सेकंड कंडीशन क्या है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट। अब जो प्रेसिडेंट से हमने रिकमेंडेशन ले ली सबसे पहले, उसके बाद क्या है कि हमें जो हमने बिल प्रेसिडेंट को दिया था, ठीक है, जो हमने बिल प्रेसिडेंट को दिया था वही हमें, जिस स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं उसका एरिया छोटा बड़ा नाम चेंज कर रहे हैं, उस वही वाला बिल हमें उस स्टेट को, सेम स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अब फिर हम उसका कंसर्न जानेंगे कि भाई उससे क्या व्यू है उस स्टेट का, वो स्टेट क्या कहना चाहती है, क्या क्या कह रही है वो स्टेट, ठीक है। अगर वो स्टेट कहती है हाँ तब तो ठीक है, अगर वो स्टेट कहती है ना तब भी ठीक है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट चाहे, बस वो उससे खाली व्यूज़ जानता है, लेकिन करेगा अपनी मर्जी का ही पार्लियामेंट, कि भाई तुमने अपना, हमने तुमसे खाली पूछा था कि क्या करना है, अब तुमने जो भी आंसर दिया हमें उससे मतलब नहीं है, हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, तुम हम पे कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस दो कंडीशन है कि पहली बात तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन चाहिए, और दूसरी बात सेम बिल आपको पहले उस स्टेट के पास भेजना पड़ेगा जिससे आप चेंज कर रहे हो या फिर उसकी बाउंड्रीज के साथ कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, एरिया वगैरह छोटा वगैरह जो कुछ भी कर रहे हो, तो उस स्टेट को भी आपको भेजना पड़ेगा। हालांकि जो रिव्यू उसका आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो। पार्लियामेंट के पावर है कि वो अल्टर कर सकता है किसी भी स्टेट के रिव्यू को और पॉइंट। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखो, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वही है जो भी मैंने बताया कि अब हमने स्टेट के पास तो बिल भेज दिया, अब जो स्टेट ने लिख के भेजा कि भाई साहब हमारी मर्जी तो नहीं है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ठीक है, स्टेट ऐसा बोलता है, तो इस पार्लियामेंट बोलेगा भाई अब हम तेरे से बंधे हुए नहीं है, हमारी मर्जी है, हम तो बड़े भाई हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो व्यूज़ हैं उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट ने सोच लिया कि करना है तो मुझे करना है, तो वो करके ही रहेगा, चाहे उसकी हाँ हो स्टेट की चाहे ना हो, वो चीज़ है। इन केस ऑफ यूटीज़ नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर टू असेंट्स इट्स व्यू। देखो ये क्या बोल रहा है कि यूटीज़ के टाइम पे, ठीक है, यूटीज़ सपोज करो कि अगर यूटीज़ का कोई एरिया छोटा बड़ा या फिर नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें किसी की भी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट ऐसे बिल प्रपोज करेगी, पार्लियामेंट पास कराएगी और छुट्टी, काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट जो यूटीज़ होती हैं वो डायरेक्टली किसके अंदर आती है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आती है, पार्लियामेंट ही से वो करती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करती है यूटीज़ को सारी, तो ये चीज़ है। अच्छा, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इट्स विल, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी मर्जी से ही जैसा मन चाहे वैसा पॉलिटिकल मैप, मतलब चाहे आड़ा तिरछा कैसा ही करके खिचड़ी बना सकता है स्टेट्स की, ठीक है, पूरी पावर है पार्लियामेंट के पास। बस दो दो कंडीशन है, क्या कि उसे पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन चाहिए होगी, दूसरा कि वो स्टेट को बिल भेजेगा, हालांकि हमें उसके व्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ है। अच्छा देखो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 आपको पता है क्या बोलता है, देखो अब इसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं।
रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि ऐसी ऐसी टेरिटरीज को अपने अंदर एब्जॉर्व करना, ठीक है, या फिर मिलाना, एक्वायर करना जो कि इंडिया का पार्ट ही नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको सिक्किम और भूटान का। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है? रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हम क्या, आर्टिकल 3 बोल रहा है कि हम किसी भी स्टेट को, ठीक है, उसकी उसमें किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, मतलब नाम भी चेंज कर सकते हैं, एरिया भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। अब जो आर्टिकल 3 देखो एक और चीज़ है, डील्स विद द इंटरनल, वो किससे? इंटरनल रीएडजस्टमेंट। हम अपने भारत के अंदर ही अंदर कुछ भी रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम अपनी जो इंडिया की बाउंड्री है उससे बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर ही अंदर कुछ भी खिचड़ी पका सकते हैं हम, मतलब कि पार्लियामेंट। ठीक है, इंटर ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, स्टेट्स की किसी भी तरह से खिचड़ी पका सकते हैं, किसी को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी का नाम चेंज कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, ये सब ऑन द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब कि आउट में जो आर्टिकल 2 है वो हमारा बाहर का देखता है, बाहर से एक्वायर करता है, बाहर को दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया है, जो ये आर्टिकल 3 है, उसमें क्या करता है? अंदर ही अंदर हम खिचड़ी पका सकते हैं, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं, अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल 4 डिक्लेयर करता है दैट laws made for admission or establishment of the new states and formation of new states and alteration of boundaries and names are not to be considered as amendment of the constitution। ये क्या बोल रहा है कि जितना भी आप क्या करोगे, जितना भी आप आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 की मदद से किसी भी स्टेट में, ठीक है, कुछ चेंज करोगे, किसी का साइज़ बढ़ाओगे, किसी का साइज़ घटाओगे, किसी का नाम चेंज करोगे, किसी की बाउंड्री चेंज करोगे, तो इस सब के लिए, ठीक है, बाउंड्रीज एंड आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको क्या कर सकते हो? आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो। देखो, सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्या बोलते हो उसे, आपकी मेजर मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल मेजॉरिटी से पास करा दो तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है, क्या अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट को छोटा बड़ा कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री छोटी बड़ी कर सकता है, ठीक है, तो क्या वो ऐसा भी कर सकता है कि वो अपने मतलब अपनी टेरिटरी, हमारी इंडिया की टेरिटरी किसी और फॉरेन स्टेट को दे दे? क्या इसके पास ऐसा राइट है पार्लियामेंट के पास? तो देखो, ऐसा ये केस आया था हमारे पास, बीरूबारी यूनियन केस। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जो वेस्ट, जो क्या, जिसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज के टाइम पे क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एरिया आ गए थे, मतलब हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरिया आ गए थे जो पाकिस्तान के थे, मतलब कि कुछ ऐसा एरिया रह गया था जो घट ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो वो चीज़ें देखो, तो हम देखते हैं ये क्या बोल सकता है कि हम ऐसा दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। तो देखो, एक ऐसा केस आया था, बीरूबारी यूनियन केस। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन स्टेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एरिया छोटा बड़ा कर सकता है, किसी स्टेट को बढ़ा सकता है, किसी स्टेट को दे सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट को अपने भारत की कुछ एरिया दे दिया, ऐसा नहीं कर सकता, अपने भारत की टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा, हैंस इंडियन टेरिटरीज कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट, और इसलिए अगर कोई भी इंडियन टेरिटरी किसी भी फॉरेन स्टेट को दी जाती है, अगर दी जाती है, तो उसके लिए खाली एक ही चीज़ है, आपको अमेंडिंग करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसमें 368 बोला था, इस आर्टिकल में आपको 368 के अंदर तो 368 जो होता है वो बड़ी चीज़ हो जाती है। आर्टिकल 368 के अंदर अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो बड़ी चीज़, बहुत मेजॉरिटी से काम करवाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स वो उससे लगते हैं। तो इसमें उसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई साहब, अगर आप अपने देश के अंदर करा रहे हो तब तो आप सिंपल मेजॉरिटी से पास करा सकते हो, आर्टिकल 4 के अंदर ये बोला। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसी बाहरी देश को, किसी फॉरेन स्टेट को, ठीक है, क्या कर रहे हो, अपनी टेरिटरी दे रहे हो, तो उसके लिए आपको मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, अंडर 368 आर्टिकल।
ठीक है। तो ये चीज़ है, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा अंदर 368 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, अब देखो फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, बीरोबारी केस तो हो ही रहा था, ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा, द 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जब आया 1966 में, वॉज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू पाकिस्तान। मतलब कुछ ऐसी टेरिटरीज थी इंडिया के जो, मतलब लड़ाई चल रही थी बांग्लादेश, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि ये हमारा ये हमारा ये हमारा है। तो उन्होंने क्या करा, भाई तुम थोड़ी सी हमें दे दो, हम तुम थोड़ी सी अपनी देते हैं, ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये करा इन्होंने। तो जब वो इंडिया को दी, तो इंडिया को तो मतलब पाकिस्तान को देनी थी उन्हें थोड़ी सी, तो उसे देने के लिए उन्होंने 9th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, ठीक है। कौन सा 9th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1966 में। देखो इसमें क्या करा, ठीक है। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिया है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अमेंडमेंट एक्ट चाहिए हमें, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट 1969 में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वेस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर बाउंड्री की बात है, अगर कोई बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है कि भाई थोड़ा लाइन आगे पीछे करने का कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए। उसके 9-10 साल बाद ये बोला गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब सब कुछ हो गया, मामला फिनिश हो ही गया। अब देखो कि कैसे एक्सचेंज करी थी हमने टेरिटरीज अपनी बांग्लादेश के साथ, मतलब कि बांग्लादेश के साथ, मतलब कि उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान था और आज के टाइम पे बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें कई बार फाइल हुई, कई बार बैठक बोलते मीटिंग हुई, ठीक है। तो कई, एक बार 1960 में मीटिंग हुई, एक बार 1974 में मीटिंग हुई, एक बार 2011 में मीटिंग हुई, ठीक है। तो इसमें साइन तो हुए, ठीक है, माना गया। इसमें खाली एक्सटेंड कर दी गई लिमिट। तो उसमें कुछ ऐसा था कि पहले 1 घंटे तक ही गेट खोला जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बहाना बना के आते थे कि भाई साहब हम तो उधर के रहने वाले हैं, हम इधर के रहने वाले हैं कुछ, या तो अगर वैसे आ जाओगे तो पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट था ही नहीं, तो ऐसे क्रॉस कर लेते थे, ठीक है। तो गेट मतलब ट्रीटी हुई थी कि पहले 1 घंटे तक ही गेट खुला करेगा, और अब फिर बढ़ा के 23 घंटे कर दिया था कि 23 घंटे गेट खुलेगा। तो ऐसी चीज़ थी कुछ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, फिर 2015 में एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें बोलते हैं इट वॉज इनेक्टेड, क्यों बनाया गया था ये, इट वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of an agreement and its protocol entered into the between the government of India and Bangladesh। ये क्या बोल रहा है कि 2015 में एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर ये बोला गया कि अब जो देखो बांग्लादेश और, मैं पहले इंडिया की कहानी बता देता हूँ क्या सीन था। तो भाई साहब बांग्लादेश और इंडिया का सीन ये था, ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया, ये समझते हो ये इंडिया है हमारा, ठीक है। तो ये इंडिया चीज़ है, ये इंडिया जा रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कुछ ऐसी स्टेट थी, तो पहले पहले के टाइम पे क्या होता था, जब प्रिंसली स्टेट थी बहुत टाइम पहले की, तो पहले ऐसे होता था कि आपस में वो खेलते थे चौपड़ सार, और दांव पे क्या लगाते थे, गाँव लगा देते थे कि भाई ये तो हमारा, अगर मैं हार गया तो ये तो ये लगाओ तू ले लियो, ठीक है। तो ऐसे खेला करते थे। तो इससे क्या हुआ, तो जो बहुत सारे इंडिया टेरिटरीज थी वो तो बांग्लादेश के एरिया में आ रही थी, और ऐसी, ठीक है। ये सपोज करो ये इंडिया है, ये इंडिया का बॉर्डर है, और ये बांग्लादेश है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश है, तो इसमें क्या हो रहा था कि जो कुछ इंडिया की लैंड थी वो बांग्लादेश में आ रही थी, और कुछ बांग्लादेश की ये लैंड थी वो इंडिया में आ रही थी। लेकिन हमें तो बाउंड्री चाहिए थी, ठीक है। अगर बाउंड्री नहीं करते तो कोई भी आ जा सकता था हमारे देश में, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस मैटर को सेटलमेंट करने के लिए कई बार मीटिंग हुई, एक 1960 में, 1974 में और 2011 में। तो 2015 में जाके फाइनल हुआ बात, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। तो इसमें क्या करा कि इसमें ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, अपनी कुछ लैंड जो बांग्लादेश के एरिया में ही आ रही है वो उन्हें दे देंगे, ठीक है। और कुछ बांग्लादेश की लैंड जो हमारे एरिया में आ रही है हम वो खुद एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें इंडिया को थोड़ा सा वो करना पड़ा था, ठीक है, वो इन द सेंस कि इंडिया के पास कम लैंड आई थी एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश को ज़्यादा लैंड दी थी क्योंकि उनके पास हमारा ज़्यादा एरिया आ रहा था, लेकिन हम बाउंड्री से तो पीछे हट नहीं सकते। तो वही चीज़ थी, तो बांग्लादेश की जो लैंड थी वो हमारे पास भी आ गई थी, लेकिन वो कम थी, और इंडिया ने ज़्यादा लैंड दी थी। तो फिर भी ये सेटलमेंट होगी, ठीक है। तो ये बोला गया कि अब से जो इंडिया की लैंड है वो आपकी, और जो अब हमारे एरिया में जो आपकी लैंड आ रही है वो हमारी है, ठीक है। ये बात हुई, चलो दोनों गवर्नमेंट के बीच में हो गया, फाइनल हो गया। फॉर दीज 3 पर्पसेज, इस चीज़ के लिए था अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स, ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा,
अब भाई इस चीज़ को करने के लिए, मतलब इस अमेंडमेंट को लाने के लिए उससे पहले ही ये बोला गया है, मतलब ये जो चारों स्टेट थी इन्हीं के आसपास लगता हुआ एरिया था, तो इनसे बात करनी ज़रूरी थी। ठीक है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश से लगता है, तो उससे पूछना पड़ा। तो ठीक है, तो ये एरिया असम का एरिया, वेस्ट बंगाल का एरिया, मेघालय का एरिया, त्रिपुरा का एरिया वहाँ पे लग रहा था। किससे लग रहा था? बांग्लादेश से लग रहा था। तो इनसे पूछना पड़ा, भाई हम तो ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसे ही बांधनी पड़ेगी हमारी बात, अगर आप ऐसे करोगे ज़्यादा वहाँ चिल्लाना मत, चुपचाप बैठा, जो हम कहेंगे वही करना। ठीक है, तो इनसे पहले ही मतलब बात करके सेटलमेंट कर लिया था अंदर ही अंदर अपने जो स्टेट थी। ठीक है, इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज़ कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि हमने क्या देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद तो हमारी जो स्टेट थी वो दो टाइप में डिवाइड हो रखी थी, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश स्टेट। लेकिन आज जो हम देखते हैं वो क्या है, खाली 28 स्टेट, हमें कुछ नहीं पता कौन सी प्रिंसली है कौन सी ब्रिटिश है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के पास ऐसी थी। तो कैसे चेंज हुई? ये जो उस टाइम पे जो स्टेट थी 500 प्लस 400 प्लस जो स्टेट थी, वो आज के टाइम पे 28 में कैसा बदल गई, तो उस चीज़ का इवोल्यूशन आप देखेंगे अब। ठीक है, at the time of independence, India comprised two categories of political units, namely द ब्रिटिश प्रोविंसेस। वही इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद दो पार्ट्स में हमारे पास स्टेट थी, एक तो इंडिया प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, जो आज़ाद हो गई थी अब, और प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, मतलब कि है तो वो प्रिंसली स्टेट ही, प्रिंसली स्टेट मतलब राज्य रजवाड़े थे, उनका अपना राज चलता था, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर रह के वो उन्हें अपने हफ्ता पे करते थे। जितने भी प्रिंसली स्टेट थी वो हफ्ता पे करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भाई साहब कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, बस आप ऐसा करना कि हम आपके नीचे ही रह के काम कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हम आपको पैसे भेजते रहेंगे, अब हम अपने राज्य में खुद खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि अगर ब्रिटिश क्राउन आएगा तो वहाँ पे किसी उन्हें हटा के किसी और को बिठा देगा, वहाँ पे भी अपनी वो बना लेगा प्रोविंसेस। ठीक है, तो दो टाइप में डिवाइड थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बोला, देखो ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट। अब देखो जब हमारा भारत इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद देखो कितनी थी, 552 प्रिंसली स्टेट थी। कितनी थी? 552 प्रिंसली स्टेट। और आज के टाइम पे हम कितने देखते हैं? 28। और इनसे अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थी। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा होंगे, कितने छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो, तो उस टाइम पे 552 हमारे पास प्रिंसली स्टेट थी, हमारे पास नहीं, मतलब टोटल थी। तो सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर थी ये सारी की सारी। तो जिसमें से 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया। क्यों देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल के गई थी, जब वो जा रहे थे यहाँ से ज़्यादा बोल के गई थी कि भाई साहब प्रिंसली स्टेट की मर्जी है कि कोई भी स्टेट ये अगर चाहे तो इंडिया के साथ मिल सकता है, अगर चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, और चाहे तो अपना अलग ही रह सकता है। तो उसमें से 549 में से, मतलब कि 552 में से 549 ने तो जो प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिया के साथ मिल गई थी। अब बची 3, कौन कौन सी? एंड द रिमेनिंग 3 हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ठीक है, इन तीनों ने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया कि भाई साहब माफ़ करना, हम आपके साथ नहीं आ सकते, भारत से मना कर दिया। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हें भी। अब भाई साहब ये माने ही नहीं बात, अब ये बात नहीं माने तो हैदराबाद को तो भाई साहब बोला पुलिस एक्शन होगा आपके पास। ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं मिल रहे हो ना, तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे तुम, ये समझ लेना। तो उसे ज़बरदस्ती अपने अंदर मिलाया हैदराबाद को पुलिस एक्शन से। ठीक है, अब बात आई जूनागढ़ की। अब जब जूनागढ़ की बात आई तो वहाँ के लोगों से ओपिनियन लिया कि भाई साहब आप क्या चाहते हो, क्या आप ये चाहते हो कि आप अलग ही रहोगे? ठीक है, उन्हें समझाया थोड़ा, उनसे पूछा तो फिर वो वहाँ के लोग भी तैयार हो गए प्लेबिसाइड। ठीक है, लोगों से पूछना, लोगों का ओपिनियन लेना। अच्छा फिर कश्मीर में क्या हुआ? तो कश्मीर के लिए अलग ही कहानी है। कश्मीर के लिए ये कहानी है, अब भाई साहब कश्मीर तैयार ही ना हो के दे वही, हम तो अलग ही रहेंगे, हम तो नहीं आते आपके साथ। चलो जी, नहीं आ रहे, तुम्हारा भी देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया, चल भाई हमने भी इंडिया नहीं छोड़ दिया, चल जा रहा है तो जान निकल, हमने नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब जब पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान उस टाइम पे अलग हो चुका था, तो पाकिस्तान जब अलग हो चुका, पाकिस्तान ने देखा भाई ये तो अलग ही स्टेट बन रही, छोटी स्टेट, हम क्या करेंगे, तो कब्जा कर लेंगे। ठीक है, अब जब कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तान वालों ने कर दिया कश्मीर पे हमला। अब जब कश्मीर पे हमला कर दिया तो कश्मीर आया फिर भागा इंडिया के पास, भाई साहब हमें बचा लो, हम उधर नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ मिल जाएंगे, ये है वो है।
चलो ठीक है भाई, मान लिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब कि सारा कागज़ पे लिखवा लुखवा के पक्का कर लिया कि आप हमारे साथ हो, चलो मान लिया। तो फिर यहाँ से इंडिया अपनी आर्मी भेजती है, इंडिया अपनी आर्मी भेजती है तो पाकिस्तान वालों को खदेड़ देती है। जब खदेड़ देती है तो क्या देखते हैं, ठीक है, जो आज के टाइम पे पीओके है, ठीक है, कश्मीर में देखते हो ना पीओके, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके बोलते हैं उसे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी अंदर अंदर कश्मीर में, जहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी, तो उसे बोल दिया गया पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इतना वो हथियार लिया गया। और इससे आगे वो बढ़ते तो इससे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँच गई थी, तो ये इतना इंडिया, फिर इतना हिस्सा इंडिया का हो गया। हालांकि ये पूरा का पूरा ही किसका है, पीओके भी इंक्लूड करके हमारा ही है। हालांकि उसे ऑक्यूपाइड ही करा हुआ है खाली पाकिस्तान ने, हम जब चाहें उससे ले सकते हैं लड़ाई करके, वो चीज़ है। अच्छा, अब देखो, अब जब सब कुछ हो गया तो हमने क्या डिसाइड करा, 1950 में हमने ये डिसाइड करा, मतलब हमने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जो इंडिया की स्टेट्स है ना उसे 4 भाग में डिवाइड करते हैं। मतलब कि पार्ट ए में डिवाइड करते हैं, पार्ट बी में, पार्ट सी में और पार्ट डी में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट ए में जो स्टेट थी वो थी 9 स्टेट, ठीक है, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविजन, वेस्ट बंगाल। और पार्ट बी में भी 9 स्टेट थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सारी, ठीक है, आप देख सकते हो। और पार्ट सी में 10 स्टेट थी, और पार्ट डी में थी यूनिक, कुछ अलग, मतलब कि आइलैंड वगैरह जो दूर थी थोड़ी। इसमें एक ही था, अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है, चलो ये देख लिया। फिर क्या हुआ, फिर ये, अच्छा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तो बता दिया मैंने, ये तो बताया नहीं, लेकिन इन्हें किस बेसिस पे रखा गया था तो मैं बता देता हूँ। देखो, देखो जो पार्ट ए था वो पार्ट ए किस बेसिस पे रखा गया, गवर्नर्स प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जाओ, ब्रिटिश इंडिया के मतलब ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी जहाँ पे गवर्नर रहा करते थे, उन्हें डाल दिया हमने पार्ट ए में। चलो ठीक है जी। पार्ट बी में किसे डाला आपने, पार्ट बी में हमने उसे डाला जो प्रिंसिपल स्टेट थी, ठीक है, जिनके पास अपनी सभाएं थी, विधानसभा थी, ठीक है, उन्हें डाल दिया पार्ट बी में। चलो जी, डाल दिया। फिर पार्ट सी में किसे डाला, पार्ट सी में उन्हें डाला जहाँ पे चीफ कमिश्नर रहा करते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, उन्हें हमने डाल दिया पार्ट 10 में, पार्ट सी में, ठीक है, जिसमें 10 स्टेट थी, ए और बी में 9 थी। अच्छा, पार्ट डी में किसे डाला, जो बहुत ही दूर थी, मतलब कि इंडिया से दूर थी भाई, थोड़ी इंडिया की बाउंड्री से दूर थी और यूनिक थी, बहुत अलग थी, ठीक है, तो हमने उसे डाल दिया इसमें। चलो जी, डाल दिया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आती है हमारी धर कमीशन। अब जो धर कमीशन है वो क्या है, ये क्यों बनाई गई थी कमीशन, क्या पर्पस था इसका, देखते हैं। चलो जी, अब देखो, देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर डिफरेंट रीजन पर्टिकुलरली साउथ इंडिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अच्छा, लिंग्विस्टिक बेसिस क्या होता है, तो बताता हूँ। देखो, तो धर कमीशन इसलिए बनाई गई थी क्योंकि बहुत दिनों से, जैसे ये देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, उसके बाद भाई आवाज़ उठनी शुरू होगी क्या, कि भाई साहब अब जो ये रीजन है इसका दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन करो, जो हमारी स्टेट है उसे फिर से उथल पुथल करके खिचड़ी बनाओ। इसकी किस बेसिस पे खिचड़ी बनाओ, इसकी खिचड़ी बनाओ आप लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि जो इंसान जो भाषा बोलता है उसे एक पर्टिकुलर एरिया, 1 लैंग्वेज टू 1 रीजन, ठीक है, ऐसा बोला गया इसमें, मतलब ये लोगों की डिमांड थी। चलो जी, अच्छा, इसको जानने के लिए हमने धर कमीशन बिठाई। चलो, हमने क्या करा, अकॉर्डिंगली इन जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्या करी, एक कमीशन को अपॉइंट करा, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशंस, ठीक है, इसे अपॉइंट करा अंडर द चेयरमैनशिप, जिसके चेयरमैन कौन थे, एस के धर, जिसके चेयरमैन थे एस के धर। अच्छा, क्यों अपॉइंट करी, टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस, कि भाई साहब अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये सही रहेगा, अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडिया की स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो क्या ये सही रहेगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए एक धर कमीशन बनाई गई, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे एस के धर। अच्छा, इट रिकमेंड, फिर जो ये कमीशन थी इसने क्या रिकमेंड करा, इसने बोला कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर। ये क्या बोला इसने ये रिकमेंड करा गवर्नमेंट को कि आप देखो भाई, आप करते रहो, आप जो ये आप रीऑर्गेनाइजेशन करते रहो स्टेट का, लेकिन आप ऐसा करो, आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना मत करो, मतलब कि लिंग्विस्टिक फैक्टर को नज़र में रख के मत करो, लैंग्वेज के बेसिस पे मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। आप कुछ इस तरह से करो, इस तरह से कुछ रीऑर्गेनाइजेशन करो स्टेट का, मतलब कि जिससे आपको चलाने में, सरकार चलाने में बहुत ही कन्वीनियंस हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगे, फ़ायदा, एफिशिएंटली वर्क करे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रख के आप अपने स्टेट का क्या करो, रीऑर्गेनाइजेशन करो। चलो जी, अच्छा, ये इनकी बात मान ली गई, ठीक है। देखो, दिस क्रिएटेड मच
रिसेंटमेंट एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट टू अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमेटी बाय द कांग्रेस। अच्छा भाई, इसकी बात मान तो ली गई, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी बात मान ली, लेकिन वहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि भाई उसने ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन दे दी तो वो बिदक गए। अब बिदक गए तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ, तो फिर से भैया साहब एक और लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी बनाई गई दूसरी, ठीक है। और जिसमें किसके द्वारा बनाएगी, वो कांग्रेस के द्वारा बनाएगी, ठीक है। कब, दिसंबर में 1948 में, 6 महीने बाद, इसके 6 महीने बाद ही बना दी गई, ठीक है। जैसे इसने अपनी रिकमेंडेशन दी और जैसे लोगों को पता चला, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो हाथों हाथ एक नई कमेटी बनाई गई जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई, ठीक है। इटसेल्फ, अब इसमें कांग्रेस के मेंबर खुद जाएंगे और एग्जामिन करेंगे कि जो ये कमेटी बोल रही थी क्या वो सही है, अगर हम ऐसा करते हैं क्या वो ठीक रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब जो इन्होंने कमीशन बनाई तो क्या कमीशन का नाम था इनके कमीशन का नाम था JVP कमेटी, ठीक है। इस कमेटी में 3 मेंबर थे। कौन कौन थे, इट कंसिस्ट द जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड द क्या है, पताबी, ठीक है, पताबी सीतारामैया, ठीक है, पताबी सीतारामैया। कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को जानते हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जानते हो आप, ठीक है। चलो, तो ये मेन कांग्रेस के मेन बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। उन्होंने आया कि भाई साहब ये हमारी बात तो मान ही लेंगे इंसान। चलो, अब ये जो जनता है ये हमारी बात तो मान ही लेगी, हम तो इनके लोकप्रिय हैं, तो इसलिए ये 3 लोगों ने मिलकर कमेटी बना दी। चलो जी, फिर इन्होंने अपनी सबमिट करी रिपोर्ट। कब करी, अप्रैल 1949 में। और क्या बोला, एंड फॉरमली रिजेक्टेड लैंग्वेजेस एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और इन्होंने भी क्या बोला, रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब हम रीऑर्गेनाइजेशन तो करेंगे लेकिन भाई साहब लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जब ये बात सुनते हैं कौन, हमारे पति सिरामुला, ठीक है, इनका नाम था सिररमुला। जब ये पॉटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, पॉटी सिरामुला, जब ये बात सुनते हैं, जो आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में रहने वाले थे, जब वो ऐसी बात सुनते हैं तो ये देखो, जो ये थे, जो हमारे पॉटी सिरामुला, ये बहुत ही पॉपुलर इंसान थे। क्यों थे पॉपुलर, क्योंकि ये गांधी जी के भी बहुत प्रिय थे, ठीक है। गांधी जी के भी बहुत प्रिय इंसान थे, ये गांधी जी के साथ ही रहा करते थे हमेशा, ठीक है, तो इसलिए वह बहुत पॉपुलर थे। अब जब इन्होंने ऐसी बात सुनी तो ये क्या हुआ, इन्होंने भाई जैसी बात सुनी तो इन्होंने उस पर बैठ गए, किस पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पॉटी सिरामुला, अ कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर अ 56-day हंगर स्ट्राइक और फॉर द कॉज। अब देखो क्या हुआ, अब जब ये स्ट्राइक पे बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे, तो 56 दिन तक लगातार इन्होंने कुछ नहीं खाया और 56वें दिन इनकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो हड़कंप मच गया। अब जब हड़कंप मच गया तो भाई साहब, अब इन्होंने देखा गवर्नमेंट है ऐसे तो हमारे हाथों तो भाई बस, अब क्योंकि बात छूट जाएगी और बात छूट गई तो बहुत सारा हो जाएगा काम, फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स्ड टू क्रिएट। अब उसे जानबूझ के क्या मतलब करना ही पड़ा, क्यों, क्योंकि इनकी जो डेथ हो गई थी, अब इनकी डेथ हो गई थी, लोग को गुस्सा, लोग भड़क गए तो वो तो उस पर उतर जाते, ठीक है, विद्रोह पर। तो इससे पहले ही इन्होंने क्या करा, अक्टूबर 1953 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना दी। किसे, आंध्र प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बन के आई जिसे लैंग्वेज बेसिस पे बनाया गया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को पहली बार लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, चलो ठीक है, बांट दिया गया। बाय सेपरेटिंग द तेलुगु, कैसे करा, तेलुगु स्पीकिंग लोगों को, ठीक है, और मद्रास के लोगों को, जो मद्रास के लोग थे उन्हें अलग अलग कर दिया, आंध्र प्रदेश में से अलग अलग कर दिया। तो भाई साहब आंध्र प्रदेश में खाली एक ही भाषा के लोग रह गए। चलो, ये बात सेटलमेंट हो गई, अब बच गए। अब ये सुनने के बाद, ठीक है, ये सुनने के बाद क्या वो लोग रुकते, और जो स्टेट के लोग थे रुकते, कमेंट करना रुकोगे नहीं रुकोगे, जब आप देखोगे कि आपकी जो दोस्त है उसे तो टॉफ़ी मिल गई फ्री में और आपको नहीं मिल रही, ठीक है, आप भी उसी क्लास में पढ़ते हो और आप सपोज करो आप भी फर्स्ट आए वो भी फर्स्ट आया, आप उसे टॉफ़ी मिली आपको टॉफ़ी नहीं मिली, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ थी, अब इन्हें तो टॉफ़ी मिल गई थी, ठीक है, आंध्र स्टेट वालों को, लेकिन बाकी की स्टेट तो भाई हो गई। अब वो जब उस पर उतर आई तो फिर एक फैज़ल अली कमीशन आई। अब देखो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं कराऊंगा, तो ऐसा करते हैं, इसका जो आधा चैप्टर रह गया है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।